नक्श की हंसी और नाचने का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तुम्हें छोड़ू नहीं बड़ी माँ, समोसा खाओ समोसा। उस आदमी पे अपना समय क्यों बर्बाद करना। ना जाने नक्श के हाथ में क्या लग गया था, लेकिन उसके दिन की शुरुआत तूफानी हो गई थी। भाई साहब अपने कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रह रहकर नक्श का पागलपन अभी भी जावेरी खानदान के घर में सुनाई दे रहा था। वो अलग बात है कि अब उस पागलपन को सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड हो गए। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लगता है बड़े साहब से नौकरी मांगने आया है। और मैंने तो सुना है आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है। इन लोगों को मेरी जरूरत है, मजा आना चाहिए बस। कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। अब यशवर्धन भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला था। अंदर आओ बेटे, बैठ के बातचीत कर। आओ। नक्श जो कल तक चित्रा और अनिका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा था। कैसे हो बेटा? दादू की याद नहीं आई तुम्हें कभी? नक्श को यशवर्धन भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब एक दिखावा है। मिस्टर भानुशाली, मेरे ख्याल से हमें सीधा मुद्दे की बात पे आना चाहिए। ये सब बातें तो आप कल कॉल पे कर ही चुके हैं। नक्श बेटा, तुम मेरे पोते हो और मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों मुझसे नाराज रहते हो, और मैं अपनी गलती स्वीकार भी करता हूँ बेटा। लेकिन इस गलती के लिए बरसों से मैं अपने आप को तकलीफ दे के आ रहा हूँ, अपने आप को कोसता रहा हूँ। हम दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यहाँ पर ये सब इमोशनल बातें करने नहीं आए। आप सीधे काम की बात कीजिए। ये तो चलता हूँ मैं। मत जाओ बेटा, भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे बेटा? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। मैं जानता हूँ कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई थी बेटा, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक किया था बेटा। वो एम्पायर आज टूटने की कगार पे है बेटा। मीडिया वाले पहले ही बात का बतंगड़ बना चुके हैं बेटा। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे यह एहसास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें सच में उसकी जरूरत है। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। ठीक है, बताइए क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मैं चाहता हूं बेटा कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह से संभालो मेरे बेटे। नक्श ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपने चाचा के अंडर काम करूं? नक्श मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसे इस तरह किसी के अंडर काम करने के लिए ही बुलाना था तो इससे अच्छा फोन पर ही उसे सब कुछ बता देते। लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। देखिए दादाजी, यहाँ पर बात कंपनी और आपके फायदे की है, तो आप ये रिश्ते, नाते, पछतावा जैसे शब्दों को पीछे ही रखें तो बेहतर होगा। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ और उसे दूर करने के लिए तैयार भी हूँ,
लेकिन बदले में आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मुझे खुशी मिले। मेरे और मेरे पापा का जो सम्मान था, जो कि खो गया था, वो वापस आ सके। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मेरी बस कुछ शर्तें होंगी जो समय समय पर आपको पूरी करनी होंगी। नक्श के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर यशवर्धन चौंक गए। और बदले में मैं आपके लिए वो सब करता रहूंगा जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। शर्तें? तो क्या तुम अपने बड़ों के सामने शर्तों पे काम करोगे? वो क्या है ना दादाजी, पिछले 2.5 सालों में जिंदगी में इतनी ठोकरें खाई है मैंने कि अब इस बात को अच्छी तरह से सीख गया कि इस दुनिया में ईमानदार और सीधा बन के रहना कितना मुश्किल काम है। तो शायद अब दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करूंगा, वही मेरे लिए सही होगा। और वैसे भी ज़रूरत आपको मेरी है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी पहली शर्त यह है कि अगर मैं ये कंपनी ज्वाइन करता हूं तो इस कंपनी का CEO मैं बनूंगा। ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो बेटा? ठीक वैसे ही जैसे चाचू ने मेरे डैड की जगह ली थी। नक्श की बात सुनकर उसके दादाजी ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन मुझे पता था कि आपने मुझे यहां बुलाया है ना, ये इसलिए बुलाया है क्योंकि चाचू का बिजनेस डूब रहा है, उसे बचाने के लिए। लेकिन दादू, मुझे लगता है कि आपको अपनी गलती का एहसास अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या है? मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर मैं इस कंपनी में वापस आऊंगा तो मुझे यहाँ काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। कोई मुझसे किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब मेरी देखरेख में होगा। नो इफ नो बट। और शर्तें अभी खत्म नहीं हुई है और कभी होंगी भी नहीं। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। तुम्हारी शर्तें सुन के लग रहा है बेटा जैसे तुम किसी जन्म का बदला लेना चाहते हो। कोई बात, मुझे तुम्हारी ये शर्तें भी मंजूर है। मौके के दस्तूर को नक्श अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। आज समय भी नक्श का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो नक्श को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ में आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। मैं नहीं जानता बेटा कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। बेशक तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के CEO नियुक्त कर दिए जाओगे बेटा। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सिर झुका लिया, लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था। इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक एग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। तो बेटा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जो कुछ भी आपने मेरे पापा के साथ किया उसके बाद मैं सिर्फ आपके साइन पर ही भरोसा कर सकता हूँ। अग्रीमेंट की एक कॉपी साथ में, अब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। और हाँ, इस बात को दिल पर मत लेना, क्या है ना, दादू हैं आप मेरे, इतना तो अपने पोते के लिए कर ही सकते हैं। हो सकता है शायद आपका पछतावा भी थोड़ा कम हो जाए।
मुस्कुराते हुए नक्श भी कैबिन से बाहर चला है और जाते जाते एग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। चार साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नजर में ही वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो अनिका से शादी करेगा तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। भले ही मैं अनिका को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूं जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। बगावत की शुरुआत हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। मम्मी आपको पता ही है नक्श किधर है? कॉल भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ गायब है। ना बेटा, मने खबर न थी और कल से तो उसका रूप ही बदला हुआ है। अरे राक्षसों के जैसे हंस रहा है, नाच रहा है, किसी को उसके बारे में कुछ खबर नहीं है। बेटा मुझे लगता है अब उसे लाइन पे लाना ही पड़ेगा। नक्श के बारे में ना तो अनिका कुछ जानती थी और ना ही नक्श के दोस्त। आखिर इसकी क्या वजह रही होगी? क्या नक्श को भी साइलेंट रहना पसंद था? वैसे नक्श के नाचने और राक्षस की तरह हंसने के पीछे का क्या कारण था? क्या लॉटरी लग गई थी भाई साहब की?